आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पॉलिटी में आपको ये तीन प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, या फिर आप ऐसे राइटिंग में भी इस प्रश्न को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, संविधानवाद क्या है? इसके अतिरिक्त संविधानवाद के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधानवाद और भारतीय शासन व्यवस्था, मतलब आपसे सीधा पूछा जा सकता है भारत की शासन प्रणाली में संविधानवाद का कितना इंपॉर्टेंस है, आपसे मूल्यांकन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संविधानवाद क्या है, तो याद रखेंगे कि संविधानवाद का सार तत्व क्या है। यानी कि अगर ओवरऑल हम लोग निचोड़ अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोल सकते हैं कि शासन की शक्तियों का प्रयोग शासन के वही अंग करे जिन्हें संविधान के अनुसार उन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है, और साथ ही साथ वे इन शक्तियों का प्रयोग उन्हीं मर्यादाओं के भीतर रहकर करे जो संविधान ने उन पर आरोपित किया हो। यानी कहने का सेंस ये है कि आपको जो ड्यूटी मिला हुआ है, जैसे अगर आप एक पीएम हैं, ठीक है, तो आप जो पीएम का जो कर्तव्य है, पीएम का जो अधिकार है, केवल उसे ही आप इंजॉय करें। ठीक है, तो पीएम का अधिकार और पीएम का कर्तव्य, ठीक है, आप उसे ही इंजॉय करें और संविधान सम्मत शासन करने का प्रयास करें। यही संविधानवाद है। यानी कि संविधानवाद में क्या है कि संविधान के अनुरूप अगर आप शासन करते हैं तो वही क्या है, संविधानवाद है। तो भारत में क्या संविधान के अनुरूप शासन होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगर नहीं होता है किसी भी देश में संविधानवाद, यानी कि संविधान के अनुरूप शासन कहीं नहीं अगर चलता है तो वहां क्यों नहीं ऐसा हो पाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आप डायमेंशन चेंज करते हैं, जैसे आप पैराग्राफ से फर्स्ट इंट्रोडक्शन से आप पैराग्राफ चेंज करके आप मेन बॉडी में आते हैं, तो वहां पर आप इस प्रकार से एक दो लाइन लिखने के बाद ही कुछ प्रारंभ करें। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास सारा चुनौती एक पेज में है। ठीक है, यानी कि एक चार्ट या ग्राफ के रूप में आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट करने से पहले आप क्या करेंगे, आप दो लाइन लिख देंगे ताकि आप जब जो ट्रांजिशन होता है, जो ट्रांजिशन फेज होता है, उसे आप कंप्लीट करेंगे ये लिख करके कि किंतु समाज व राजनीति की स्थितियां अत्यंत जटिल होती है और उनमें से कई स्थितियां संविधानवाद के सामने चुनौती पेश करती हैं। ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या है चुनौतियां। तो सबसे पहला चुनौती है सैनिक शासन, ये याद रखेंगे, मिलिट्री रूल पहला चुनौती। दूसरा है पर्सनैलिटी कल्ट, यानी कि व्यक्ति पूजा। ठीक है, इसके अलावा दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, इसके अलावा जनसंपर्क के साधन, रूढ़िवादी या सामंती संस्कार, यानी ये किनके संस्कार हैं, तो जो जनाधार है, जो जनसंख्या है, या जो उस वहां के नागरिक हैं, उन वो समाज का अगर रूढ़िवादी प्रवृत्ति हो या सामंती संस्कार हो तो क्या होगा, संविधानवाद के समक्ष चुनौती आएगी। ठीक है, इसके अलावा गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास जैसी समस्याएं, ठीक है, ये भी क्या करती है, संविधानवाद के समक्ष चुनौती पेश करती है। अधिकारी तंत्र, लोकप्रिय नेता और संस्थाओं की दबावपूर्ण नीतियां। तो मेनली ये कुछ आपके सामने में पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे ताकि आप अगर कभी आपको मौका मिले लिखने का तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले है सैनिक शासन। जैसे आप सुने होंगे कि म्यांमार में मिलिट्री कूप हो गई, यानी कि जो शासन जो है वो किसके हाथों में चली गई, राजनीति राजनीतिक व्यक्तियों से मिलिट्री के अंतर्गत शासन आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि सैनिक शासन अगर कहीं पे स्थापित होता है तो वहां क्या समस्या होती है संविधान को लेकर के। तो याद रखेंगे कि कई विकासशील और नव स्वाधीन देशों में तो सबसे बड़ी चुनौती संविधान सम्मत शासन प्रणाली को बचाए रखने की है, कि संविधान के अनुरूप शासन किसी प्रकार से चलता रहे। इसे बचाए रखने के लिए किसकी सबसे बड़ी चुनौती है, विकसित देशों की नहीं है। क्यों, क्योंकि चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, इस तरह के जो भी आप विकसित देश देखते हैं वहां पे क्या होता है, तो वहां पे आपको संविधान के अनुरूप शासन काफी लंबे समय से देखने को मिलता है। भारत जैसे देश जो कि 70-75 वर्ष पहले आजाद हुए हैं,
इस प्रकार के बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं, एशियाई देश हैं। तो वहां पर क्या सबसे बड़ी समस्या है कि संविधान एग्जिस्ट करे, यही सबसे बड़ी समस्या है। उसके अनुरूप शासन चले, ये बड़ी समस्या नहीं है। सबसे पहली समस्या यही कि वहां संविधान बचा हुआ रहे, तो सबसे पहला यही चुनौती है, संविधान बचा रहे। उसके अलावा जब संविधान बच जाए, यानी कि वहां पे संविधान के अनुरूप शासन चले, तो वो संविधान के अनुरूप शासन चलाने के लिए जो मतलब वहां की स्थिति है वो बची रहे। ठीक है, यानी कि मिलिट्री कूप ना हो जाए। ठीक है, अगर मिलिट्री कूप हो भी गई फिर भी संविधान के अनुरूप शासन चलता रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आपको पता होगा कि कहीं भी संविधान में सैनिक के द्वारा शासन करने की व्यवस्था नहीं दी जाती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे म्यांमार है, वहां पर जो संसद है उसमें भी सैनिकों के लिए सीट दी गई है। तो अब एक और अपवाद है भारत। भारत में क्या अपवाद है और किस प्रकार का अपवाद है वो देखते हैं। भारत के अपवाद को अगर छोड़ दें तो एशिया और अफ्रीका के अधिकांश नव स्वाधीन जो नए नए जो स्वतंत्र देश हुए हैं, वहां पे संवैधानिक सरकार को गिरा करके सैनिक सरकार की स्थापना के उदाहरण प्रायः दिखते रहे हैं। ठीक है, भारत एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में भी ऐसी स्थितियां दिखती रही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मेनली जो हमारे पड़ोसी हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पे क्या होता है, कभी जब सैनिक का मन हो सैनिक शासन वहां स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे है व्यक्ति पूजा, पर्सनैलिटी कल्ट। अब ये व्यक्ति पूजा क्या होता है, अगर आप संविधान से ऊपर किसी एक व्यक्ति का इंपोर्टेंस देने लगेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो व्यक्ति मनमाने ढंग से काम करेगा, जो उसका अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत आता है वो उसे ना करके कहीं आगे बढ़ के काम करने लगेगा। तो यही पर है कि कई देशों में, विशेषतः विकासशील देशों में, व्यक्ति पूजा का बहुत महत्व बहुत है। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष का महत्व इतना अधिक हो जाता है कि सभी संवैधानिक संरचनाएं, जैसे विधायिका, विधायिका क्या होता है, विधायिका का कार्य क्या होगा, विधायिका का कार्य होगा विधि बनाना। ठीक है, तो विधि बनाना, अगर किसी एक व्यक्ति का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले ये याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इसके अतिरिक्त चीन में माओ, इसके अलावा सोवियत संघ में लेनिन और स्टालिन, क्यूबा में फिदेल कास्त्रो, इन्हें क्या माना जाता है, इन्हें माना जाता है कि ये अपने देश के लोगों के लिए क्या थे, भगवान की तरह थे। ठीक है, और इनका जो जो मतलब करिश्माई नेतृत्व था, इनका इन जैसे व्यक्तियों का क्या किया जाता था, उस देश में पूजा किया जाता था। कहने का सेंस ये है कि इनका महत्व बहुत ज्यादा था। तो इनके अनुसार से क्या होता था, ये अपने अनुसार से कानून बनाते थे, तो विधायिका इनके कंट्रोल में रहती थी। ठीक है, सारे जगह पे, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, सभी जगह इनके ही मंत्री होते थे या फिर इनके ही सांसद और विधायक वगैरह होते थे। ठीक है, तो विधायिका इनके कंट्रोल में रहती थी जो विधि बनाने का कार्य करती है। साथ ही साथ कार्यपालिका जो उस विधि को क्या करती है, उस विधि को क्रियान्वित करती है। विधि का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन यानी कि लागू करना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि विधि का क्रियान्वयन कौन करता है, कार्यपालिका। जैसे मंत्री, मंत्री का काम स्पेशली क्या होता है कि किसी खास आपको विभाग दिया गया है, उस विभाग के आप मंत्री हैं, तो आप उस विभाग के जो भी कार्य हैं उसका संचालन करने में आपका ही सबसे अहम रोल होगा। तो विधि बनाना और विधि का क्रियान्वयन करना, इन सारे चीज इनके अनुरूप हो जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, आप जानते होंगे, एक चीज और आप याद रखिएगा कि अगर किसी भी देश में बहुमत की सरकार हो, ठीक है, बहुमत की सरकार अगर होती है किसी भी देश में, ये सर्वमान्य ये बात है कि अगर कहीं पर भी बहुमत की सरकार होगी तो न्यायपालिका कमजोर होगी, न्यायपालिका क्या होगी, कमजोर। ठीक है, और अगर गठबंधन की सरकार हो, अगर गठबंधन की सरकार हो तो क्या होगी, न्यायपालिका मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
तो बहुमत वाली सरकार, जैसे वर्तमान समय में भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हो रही है, बहुमत की सरकार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यायपालिका का क्या होगा, झुकाव होगा सरकार के प्रति। सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही माना जाएगा, कि वैसा ही निर्णय न्यायपालिका के द्वारा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुमत की सरकार है, ठीक है। और गठबंधन की सरकार होगी। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसा माना जाता है कि जब भी भारत में गठबंधन की सरकार, किसी भी देश में ये लागू होती है ये बात, ठीक है। तो ये आप याद रखें। कुछ देशों में ऐसे करिश्माई नेतृत्व के कारण होता है जो जन भावनाओं के कारण होता है। एक तो करिश्माई नेतृत्व के कारण और एक जन भावना के कारण। अब आप जानते होंगे कि इलेक्शन का समय जब होता है तो उस समय में क्या होता है, जन भावना के कारण ही लोग वोट करते हैं। वर्तमान समय में लोग जन चेतना के कारण नहीं बल्कि जन भावना के कारण वोट करते हैं। अब आप पूछेंगे जन चेतना में क्या होगा, तो किसी भी देश के लिए क्या होना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त गरीबी दूर होना चाहिए, समानता लागू किया जाना चाहिए, विकास के कार्यों पर वोट होना चाहिए। इस प्रकार के टॉपिक्स पे क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए। लेकिन हम लोग जन चेतना वाले विषयों पर वोट नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जन भावनाओं में बह जाते हैं और किसी खास व्यक्ति को क्या करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम है। आगे है दबाव समूह। अब आप सोचें कि लोकतंत्र में क्या होता है, हर प्रकार के चाहे वो एनजीओ हो, एनजीओ आप लोग सुने होंगे, एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चंदा लेते हैं, ठीक है। और चंदा लेने के बाद क्या करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। एक तो ये है। और एनजीओ के अंतर्गत बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे पर्यावरण को बचाने का कार्य, ठीक है। तो पर्यावरण को बचाने के नाम पर क्या करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी देश में अगर संविधान के हिसाब से शासन करने वाला कोई व्यक्ति शासन कर रहा हो, वो चाहता हो कि देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एनजीओ जो कि दबाव समूह का ही एक अंग है, इस प्रकार के जो अंग है वो क्या करते हैं, पर्यावरण के नाम पर सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं और सरकार को अंततः मजबूर कर देते हैं उन डिसीजन वापस लेने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं कि कई देशों में कुछ दबाव समूह इतने प्रभावी हो जाते हैं कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को उनके दबाव के अनुसार निर्णय करने को बाध्य होना पड़ता है, ठीक है। सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कहीं पर एयरपोर्ट बनाना, ठीक है। लेकिन पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी एनजीओ हैं वो आकर के कहीं किसी किसी देश में, ठीक है, तो वो क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान समय में आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से भारत अडानी कंपनी जो थी वो क्या लेने वाली थी, कोयला। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो क्या करने लगी, अदानी समूह का विरोध करने लगी पर्यावरण के नाम पे, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारे देशों में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स हैं वो क्या लिए जाते हैं, वो रोक दिए जाते हैं। तो अमेरिका में कुछ व्यापारिक घराने अमेरिकी आर्थिक नीतियों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अब आप याद रखेंगे, अमेरिका एक ऐसा देश है, पूंजीवादी देश है। तो पूंजीवादी देश है यानी क्या है, वहां पे कैपिटल यानी पूंजी का अहम रोल होता है। कैपिटल, आप अमेरिका में क्या कैसा शासन चल रहा है, मतलब कैसा है अर्थव्यवस्था का रूप, वो है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में क्या होगा, जो मालिक होगा यानी कि इंटरप्रेन्योर होगा, उद्यमी होगा, उसका अहम रोल होगा। तो जो बड़े बड़े उद्यमी हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के जो मालिक हैं वो क्या करेंगे, वो सरकार से डायरेक्ट बात करेंगे कि हम आपको टैक्स देते हैं, हम आपके लिए इतना पूंजी जनरेट करते हैं, तो आप हमारा ये काम करें। और सरकार उससे प्रभावित होकर के कार्य करती है। ये देखने को मिलता है अमेरिका में। लगभग यही स्थिति भारत जैसे देशों की भी है। यहाँ भी आप सुनते होंगे अडानी, अंबानी, तो इस प्रकार के पूंजीपतियों का। हालांकि इन्हें जो ऐसा नहीं है कि जो ये व्यापारी को घराने हैं ये कुछ गलत करते हैं, ऐसा नहीं करते, गलत नहीं करते, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो सरकार पे स्पष्ट रूप से देखा जाता है, ठीक है। आगे है जनसंपर्क के साधन। जनसंपर्क के साधन, जैसे आजकल आप देखते होंगे
कि बहुत सारे जनसंपर्क के साधन है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मीडिया, ठीक है। जैसे मीडिया, मीडिया अगर मीडिया किसी खास कंपनी को, किसी खास कंपनी अगर मीडिया को पैसे देती है और मीडिया उस कंपनी का भ्रष्टाचार को या फिर उस कंपनी के बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं छापती है, अगर वो कंपनी गलत भी कर रही है फिर भी मीडिया क्या है, मौन हो जाती है, उसके भ्रष्टाचार पर प्रायः मौन रहती है। और क्यों मौन रहती है? क्योंकि मीडिया को क्या मिलता है, विज्ञापन मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसी मीडिया कंपनियां हैं जिसका खर्च ही क्या उठाती है, कंपनी उठाती है। आप सुने होंगे जी मीडिया। तो जी समूह जो है वो किसका है समूह? वो केपी के ही एक एमपी का जो है वो ग्रुप है, यानी कि जो फाइनेंस होता है। जैसे बीबीसी, बीबीसी किसका ग्रुप है? तो बीबीसी जो है वो स्टेट मीडिया है, ये आप याद रखेंगे। वहां पर बीबीसी को स्टेट मीडिया माना जाता है, यानी सरकार जो चाहती है बीबीसी वही लिखती है। जैसे सीएनएन चाइना का सरकारी मीडिया है, सरकार का वो क्या है, मुखपत्र है एक प्रकार से आप मान सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो पैसा देगा उसी का काम होगा। तो वही बात यहां भी है कि मीडिया को विज्ञापन जो कंपनी देगी या फिर मीडिया का खर्च जो व्यक्ति चलाएगी, मीडिया उस हिसाब से ही कार्य करेगी। और इस हिसाब से अगर मीडिया कार्य करती है तो क्या होगा, संविधान, मीडिया प्रेशर बना सकती है, मीडिया बातें छुपा सकती है और संविधान के हिसाब से शासन नहीं चलेगा वहां पर। तो याद रखेंगे कि जनसंपर्क के साधन जैसे आज इनका महत्व तो आजकल बहुत अधिक बढ़ गया है, और वे प्रायः जनमत को बनाने व बदलने की शक्ति भी रखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सुने होंगे अमेरिका में चुनाव हुआ, यूएसए का जो चुनाव हुआ, वहां पर एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी है जो बाइडन की, और रिपब्लिकन पार्टी किसकी है, तो ये क्या ट्रंप की, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ट्रंप की है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो माना जाता है जो चुनाव में ट्रंप जीते थे उसमें रसिया जो है वो मीडिया को बहुत सारे पैसे दिए थे। तो रसिया के द्वारा यूएस मीडिया को पैसे दिए गए थे, और इस वजह से मीडिया क्या की थी, ट्रंप का अत्यधिक प्रचार की थी। और अत्यधिक जब आप किसी व्यक्ति का चेहरा को हाईलाइट करते हैं तो वहां पे क्या होगा, जनमत कैसा बनेगा, जनमत उसी के हिसाब से बनेगा। जैसे यहाँ पे ट्रंप के हिसाब से बना था और ट्रंप जीत गए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो मीडिया का बहुत अधिक रोल होता है किसी भी देश के चुनाव पे, मीडिया का सबसे अधिक रोल होता है, आप ये याद रखें, ठीक है। आगे है रूढ़िवादी या सामंती संस्कार। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे क्या है, समाज आज भी परंपरा में विश्वास रखती है, साथ ही साथ वो परंपरा अगर गलत भी हो तो भी उसे आज भी फॉलो करती है। या सामंती संस्कार है, यानी कि जो वर्तमान समय में भी अपने आप को राजा महाराजा इस प्रकार से वो मान करके कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे कि रूढ़िवादी या सामंती संस्कार, अगर जिन समाजों में जनसाधारण के संस्कार यानी लोगों के संस्कार रूढ़िवादी या सामंती होते हैं, वहां संविधानवाद को सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे रूढ़िवादी लोग अपनी परंपराओं की रक्षा के नाम पर संवैधानिक ढांचे को पूर्णतः खारिज करने को तैयार रहते हैं कि हम नहीं मानते संविधान को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खाप पंचायत, आप लोग जानते होंगे ये खाप पंचायत जो है ये एक प्रकार का सामाजिक पंचायत है। यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांवों के लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर डिसीजन लिया जाता है। तो जब आप एक हमारे देश में न्यायपालिका एग्जिस्ट करती है, पंचायत को भी मान्यता है, लेकिन इसके अतिरिक्त खाप पंचायत क्या करती है, काफी ऐसे निर्णय खाप पंचायत के देखे गए हैं जो क्या करती है, शादी वाले मामले में यानी कि बेतुका सा आपका जो डिसीजन होगा, खाप पंचायत का जो निर्णय होगा वो कैसा हो जाएगा, वो मूल अधिकार का नाश करने वाला, ठीक है। तो मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को मार फांसी तक की सजा दे दी जाती है।
तो क्या हो जाएगा, खाप पंचायत ही अगर फांसी दे दे किसी को, तो खाप पंचायत का डिसीजन, क्योंकि सैकड़ों लोग मानते हैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, और वहां पर लड़कियों को मोबाइल नहीं रखना है, यानी कि तरह तरह के मूल अधिकार, खास करके आप याद रखें, खाप पंचायत जहां भी आए आप किसे याद रखेंगे, मूल अधिकार को। क्यों? क्योंकि खाप पंचायत का डिसीजन संविधान में जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति को जो मूल अधिकार दिया गया है उसके विपरीत चला जाता है, उसके विपरीत देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, जिस तरह अतिवादी फैसले, इसे बोला जाता है अतिवादी फैसला, ठीक है, अतिवादी फैसले दिए हैं वे भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार तथा जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। और आपको पता होगा, चाहे वो समानता का अधिकार हो 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार हो 19 से 23 तक, ठीक है, 19 से 22 तक, सॉरी 19 से 22 तक, और इसके अलावा समाज की याद रखेंगे, ठीक है। तो स्पष्ट क्या होता है इससे, इससे स्पष्ट होता है कि जब तक समाज की सोच ना बदले तब तक संविधानवाद की स्थापना करना कठिन होता। जब समाज खुद चाहता है तो सरकार भी पीछे हट जाती है। और समाज क्यों ऐसा चाहती है? क्योंकि उसका जो विचार होता है वो रूढ़िवादी होता है, उसका जो संस्कार होता है वो सामंती होता है, ठीक है। वहां पर ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। आगे है गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास जैसी समस्याएं। अब जिस भी देश में गरीबी होगी, निरक्षरता होगी, अंधविश्वास होगी, तो गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास होगी, वहां ये सारी समस्याएं ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि संविधान है क्या, संविधान में हमें क्या अधिकार दिया गया है, संविधान का अधिकार का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी जो अधिकार है वो अगर हमसे छीनी जाती हो तो उसे किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ नहीं हो पाएगी, अगर किसी देश में गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास, इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा हो, वहां संविधानवाद ठीक से काम नहीं कर पाता। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि गरीब और निरक्षर लोग अपने संवैधानिक अधिकारों और दायित्वों को ठीक से जान ही नहीं पाते, ठीक है। अगर ये जान भी लेते हैं, अगर ये अपने अधिकारों को जान भी लेते हैं, तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि उनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका के माध्यम से उसे हासिल कर सके, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। आगे है पुनः समाज के पिछड़े वर्गों पर परंपरा का प्रभाव काफी ज्यादा होता है, इसीलिए भी ये वर्ग संविधानवाद की मान्यताओं के अनुसार नहीं चल पाते। ये परंपरा को ज्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट याद रखेंगे, यानी कि ये क्या है, सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या में गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि सामाजिक समस्या है। आगे है अधिकारी तंत्र। अधिकारी तंत्र क्या है? तो याद रखेंगे, वर्तमान समय में भी अधिकारी तंत्र इंपोर्टेंट क्यों है। कोई भी व्यक्ति, अगर भारत में अधिकारी ऑफिसर्स की नियुक्ति क्यों की जाती है? ऑफिसर्स की नियुक्ति इसीलिए की जाती है ताकि जो संविधान में जो कुछ भी हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को देता है उसे ठीक ढंग से लागू कराने में ये अधिकारी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है। तो अधिकारी तंत्र जो कि संविधानवाद की स्थापना के उद्देश्य से नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था चले, इसीलिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जब अधिकारी ही क्या करते हैं, लेकिन नियुक्ति की जाती है, कई बार संविधानवाद को नुकसान पहुंचाता है। कौन? यही अधिकारी लोग। अब कैसे करता है? तो याद रखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के सफल संचालन के लिए बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आईएएस, आईपीएस, इतने भी अधिकारी हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है? संविधान के अनुसार शासन चले, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत का सफल संचालन किया जाए, ठीक है। तो उन्हें क्या दिया जाता है? अब अधिकारी है तो उन्हें क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा, विशेष अधिकार दिया जाएगा, यानी कि शक्ति दिया जाएगा। तो ये याद रखें, उन्हें शक्तियां भी देनी पड़ती है कि वो ठीक ढंग से इसे इंप्लीमेंट करवा पाए।
किंतु बहुत से अधिकारी इन शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण मतलब क्या हुआ? अतिक्रमण मतलब आपको अगर शक्ति का ये दायरा दिया गया है तो आप क्या करेंगे? शक्ति का दायरा के बाहर जाकर के कार्य करेंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा? आप दूसरों की शक्ति में चले जाएंगे तो इसे क्या बोला जाएगा? अतिक्रमण करना। तो अतिक्रमण करते हैं या इनका दुरुपयोग व्यक्तिगत हित में भी करते हैं। तो अगर व्यक्तिगत हित में अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग करने लगे तो ये अधिकार आपको दिया किस लिए गया है? ताकि आप संविधान के अनुसार शासन करें, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के सफल संचालन के लिए आप भूमिका निभाएं, इसीलिए आपको शक्ति दी गई है। लेकिन आप क्या करते हैं? अपने शक्ति का अतिक्रमण करते हैं, साथ ही साथ और क्या करते हैं? व्यक्तिगत हित में आप कार्य करने लगते हैं, जो कि संविधानवाद की मान्यताओं के विपरीत सिद्ध होता है। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट था। आगे है लोकप्रिय नेता। देखिए, वो था पर्सनैलिटी कल्ट, ठीक है, और ये है लोकप्रिय नेता। अब लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, कभी कभी कुछ लोकप्रिय नेता स्वयं संविधानवाद का उल्लंघन, अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, लोकप्रिय नेता। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो पीएम ही हो, कोई भी नेता वो क्या करता है? वे अपने लोक समर्थन के बल पर संवैधानिक संस्थाओं तथा नियमों को खारिज करते हैं और जनता की अदालत में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर क्या होता है? रेल मार्ग जाम, सड़क जाम, इस प्रकार की जो है घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि लोकप्रिय नेता क्या होते हैं? एक जनाधार तैयार करते हैं और कभी कभी उस जनाधार को वो क्या करते हैं? भड़काते हैं, और भड़काने के बाद क्या करते हैं? संविधान के हिसाब से कार्य ना करके, संविधान में है, आपको संविधान में भी दिया गया है विरोध करना आपका अधिकार है, विरोध करना है अधिकार, लेकिन हड़ताल करना अधिकार नहीं है। सड़क जाम करना आपका अधिकार नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे कि हड़ताल करना, सड़क जाम करना, ये आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, क्यों? इससे, क्योंकि इससे समाज प्रभावित होती। ठीक है, तो जो लोकप्रिय नेता होते हैं वो क्या करते हैं? अपने लोक समर्थन के बल पर संवैधानिक संस्थाओं तथा नियमों को खारिज करके जनता की अदालत में बड़े बड़े फैसले लेने की प्रयास करते हैं। आगे है संस्थाओं की दबावपूर्ण नीतियां। अब कुछ संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब क्या करती है? देखिए, आईएमएफ का जो मेन काम है, आप एक चीज स्पष्ट रूप से आज समझ लें। जैसे आईएमएफ है, तो आईएमएफ क्या करती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अगर किसी को पैसा देती है, यानी कि ये अगर किसी को धन देती है, तो इसके पीछे क्या होता है? इनका तर्क होता है कि वो देश क्या है? वो देश वित्तीय संकट में है, यानी कि आर्थिक संकट में है वो देश। उस देश के पास पैसे नहीं है, दिवालिया होने के करार पे है वो देश। जैसे एक समय में ग्रीस, ठीक है, श्रीलंका, इन सारे देशों को आप मान सकते हैं कि ये क्या थे? ये आर्थिक रूप से विफल देश बन चुके थे। तो वहां पर किसका रोल देखने को मिलेगा? आईएमएफ का। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं तो वहां पर वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या है? ये विकास के लिए पैसे देती है। विकास करने का सेंस ये है डेवलपमेंट के लिए। अब डेवलपमेंट के लिए जैसे यूएस है, भारत है, भारत तो काफी मात्रा में वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती है। क्यों? क्योंकि हमें विकास करना है। तो ये आप याद रखेंगे। आईएमएफ शर्त बहुत सारी लगाती है पैसा देने के लिए कि आपको इन कार्य को करना पड़ेगा, टैक्स में इस तरह से कमी या वृद्धि करना पड़ेगा, आपको अपने देश में ये प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आईएमएफ करवाती है, दबाव बनाती है, दबावपूर्ण नीतियां होती है इन संस्थाओं की, तब जा करके ये पैसे देती है। क्योंकि किसी भी देश, जो देश संकट में है, आर्थिक वित्तीय संकट में है, उसे क्या करना पड़ता है? मजबूरी में उसे मानना पड़ता है। तो वहां का संविधान के अनुरूप ये मजबूरियां लाता कौन है? इस प्रकार की संस्थाएं। ठीक है, तो सरकार को झुकना पड़ता है और संविधान के कभी कभी संविधान से इतर होकर के भी कार्य करना पड़ता है। तो गरीब देशों का संवैधानिक तंत्र वहां भी कमजोर पड़ जाता है जहां उन्हें अपनी आर्थिक मजबूरी कहां से आ रहा है? आईएमएफ, आर्थिक संकट, लोन लेना पड़ेगा। कौन देगा लोन? कोई नहीं देगा सिवाय आईएमएफ के। अगर आईएमएफ देगा तो शर्त लगाएगा,
और वहां पर जो वो शर्त होगा वो उस देश के हिसाब से नहीं होगा, उस देश के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा शर्त। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये आर्थिक मजबूरियों के कारण विश्व बैंक हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, इस प्रकार की संस्थाओं की दबावपूर्ण नीतियों को स्वीकार करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में 1991 के आसपास भारतीय राज व्यवस्था भी इस तनाव से गुजरी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अंतिम है वो है तीव्र सामाजिक परिवर्तन। जिन देशों में, अब देखिए भारत में क्या हो रहा है, भारत जो है वो कहां से कहां जा रहा है, भारत में तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार जो भी नए नए स्वतंत्र देश हैं वहां पे क्या हो रहा है, परंपरागत समाज जो है वो परंपरा से क्या हो जा रही है, आधुनिकता में जा रही है। हमारे देश में जो परंपरागत समाज हमारा क्या बन रहा है, आधुनिक समाज की तरफ जा रहा है। तो जब ऐसे देशों में जहां भी परंपरागत व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था की तरफ तीव्र सामाजिक परिवर्तन होता है, तो उस बीच का जो ट्रांजिशन फेज होगा, जो संक्रमण वाला जो होगा फेज, वो याद रखेंगे। वहां पर उन देशों में जो भी देश इन संक्रमण फेज में आते हैं वहां पर संविधानवाद का जो संविधानवाद एक चुनौती की तरह आती है। कैसे आएगी, संक्रमण वाले फेज वाले जो भी देश हैं, एक आधुनिकता वाले देश हैं जैसे यूएसए, ठीक है, यहां भी समस्या होगी। एक अति परंपरावादी देश है, एग्जाम्पल के तौर पे आप जापान को मान सकते हैं। हालांकि वहां पे तो काफी संविधान के हिसाब से ही शासन चलता है, राजशाही चलता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे थाईलैंड ले लें। ठीक है, थाईलैंड या जापान, इस प्रकार के देशों को आप मान सकते हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जो कि जैसे तुर्की है या भारत है, इस प्रकार के देश जो कि जो कि परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में है। इन देशों में क्या होगा, जिस देशों में तीव्र सामाजिक परिवर्तन घटित हो रहे होते हैं वहां संविधानवाद के सफल संचालन के लिए राज्य को बहुत मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, किंतु प्रायः ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एक ये भी प्रॉब्लम है, तीव्र सामाजिक परिवर्तन। आगे है संविधानवाद और भारतीय शासन व्यवस्था। अब हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं। तो मूल्यांकन क्या कहेंगे, तो देखिए कभी भी आप आंसर में, आपका जो आंसर होगा वहां पे आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आशावादी। यानी आपका जो आंसर है उसमें आशा दिखना चाहिए कि नहीं भविष्य में ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखेंगे कि जब हम भारतीय शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं तो प्रायः यहां पे क्या देखते हैं, संविधानवादी शासन ठीक तरीके से चलता है। ठीक है, तो भारतीय शासन व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाए तो प्रायः ये ध्यान में रखेंगे, एग्जैक्ट 100% नहीं बोल सकते हैं, प्रायः यहां संविधानवादी शासन ठीक तरीके से चलता है। यह बात भारत के साथ ही स्वाधीन हुए लोगों को अगर हम देखें, मतलब देशों को अगर देखें, जैसे भारत आज से 75 वर्ष पहले स्वाधीन हुआ, उस समय में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देश भी स्वतंत्र हुए। अगर उनसे अगर हम लोग तुलना करें, देखिए यूएसए का जो संविधानवादी शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, इनके संविधानवादी व्यवस्था से हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं। हम लोग किससे कर रहे हैं, जब हम लोग स्वयं आजाद हुए। ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ आज से 75 वर्ष पहले, तो उस समय में और भी बहुत सारे देश आजाद हुए, जैसे 1948 में श्रीलंका, इसके अलावा इजराइल, इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जो कि उस समय में स्वतंत्र हुए। तो उनसे अगर हम लोग तुलना करते हैं तो क्या देखते हैं, तब हम इस बात को कि भारत संविधानवादी शासन व्यवस्था से चल रहा है, ये ज्यादा प्रामाणिकता से कही जा सकती। जब तुलनात्मक रूप से बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा है। ठीक है, किंतु चूंकि अभी भारत परंपरावादी समाज के ढांचे से आधुनिक समाज बनने की ओर गतिशील है, आपको बताए थे तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो रहा है भारत में भी, साथ ही साथ देश अभी पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ है, राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हुआ है, एक नेशन के रूप में राष्ट्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है। आज भी भारत में बंधुता की कमी, ठीक है, बंधुता की कमी पाई जाती है। साथ ही साथ क्षेत्रवाद,
जातिवाद आदि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में चुनौती पेश करती है। तो याद रखेंगे, भारत परंपरावादी समाज के ढांचे से आधुनिक समाज बनने की ओर गतिशील है और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, इसीलिए संविधानवाद से विचलन मतलब क्या होता है, आप चल रहे हैं और अचानक टर्न ले लिए, कभी कभी टर्न ले लिए, कभी इधर झुक गए कभी इधर झुक गए, यही हुआ विचलन। ठीक है, तो इसीलिए संविधानवाद से विचलन के कुछ उदाहरण यहां नजर आ जाते हैं। तब भी अब आशा हम दिखाएंगे। आशा हम कैसे दिखाएंगे कि तब भी यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि भारत की राज व्यवस्था ने इस दिशा में जितनी प्रगति की है वह प्रशंसनीय है। ठीक है, तो ये रहा आपका मूल्यांकन। चलिए, तो धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे आप लोगों के समक्ष। चलिए, थैंक यू।